वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये वीकली अपडेट्स की 11th एपिसोड है। जो सीरीज़ है इसको मैं यासीन के साथ करता हूँ। यासीन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उनके साथ आप मेरी पिछली 11 वीडियोस के अलावा इससे पहले भी मैंने काफ़ी पॉडकास्ट की हुई हैं, उनको जाके देख सकते हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जिसमें स्टॉक मार्केट हो गई। एक एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी रिसेंटली देखी, लिपस्टिक इफेक्ट, उसके बारे में बात की है। ऑयल प्राइसेस के बारे में बात की है। स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट क्या होना है, इन्फ्लेशन का जो अभी रिसेंटली एक डिसीजन आना है रेट कट का, उसके बारे में बात की है। यूएस की, क्योंकि जब इन्फ्लेशन या यूएस के जो भी इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजंस होते हैं, वो हमारे इस रीजन के अंदर, जीसीसी रीजन के अंदर और ओवरऑल दुनिया के ऊपर वो पड़ते हैं, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अंडरस्टैंड करना। उसके बारे में बात की है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली, और अगर वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और यासीन के चैनल को भी फॉलो कर लें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। वली सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, कैसे हो? खैरियत से हो? गुड दैट वी आर गेनिंग द मोमेंटम अगेन। मैं ये कॉन्टैक्ट 11th एपिसोड है इसकी, अपने वीकली की। होपफुली हम इसी तरह से चलते रहें। बिल्कुल। तो वली, हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि जो पिछले रिसेशन आए उसमें हमने देखा है कि जो लग्जरी आइटम्स की जो सेल है, वो जो है कुछ एरियाज़ में तो वीक हो जाती है, लेकिन कुछ एरियाज़ में उसकी जो है स्ट्रेंथ नज़र आती है। तो उसके बारे में तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लिपस्टिक थ्योरी का। हाँ, तो ज़रा उसके हाँ, बारे में हाँ। बताओ कि वो क्या है, और उसको हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं आज की जो अच्छा। डायनामिक्स है उसमें। हाँ, आज की जो जो कन्वर्सेशन है हमारी ना, उसमें तो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट्स और स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, गोल्ड, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बट उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं शुरू में बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि एक साहब से मेरी बात हो रही थी, इस पे आता हूँ मैं लिपस्टिक वाली थ्योरी के ऊपर। बट एक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि यार, मुझसे पूछते हैं, यार आप करते रहते हैं बात इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की, तो मुझे बताएं कि अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैंने कहा, यार देखें, अगर आप यूएस के स्टॉक्स में करते हैं, यही दुबई में थे वो, तो मैंने कहा आप यूएस के स्टॉक्स में करते हैं तो आपको, और बिजनेसमैन थे वो, सो बिजनेसमैन के साथ एक और माइंडसेट का मसला भी होता है, वो उस पर बात करते हैं अभी। तो वो मैं कहा कि आपको मैक्सिमम 8 से 10% जो है ना, ये आप टारगेट रख के चलें एनुअल बेसिस के ऊपर, अगले 10, 15, 20 सालों के अंदर आपको इस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे। इससे बेहतर भी मिल सकते हैं और इससे वर्स भी हो सकते हैं, बट ये एवरेज आपको इसी तरह से मिलेंगे। तो कहते हैं, यार ये 10% का मतलब ये है कि मेरे पैसे ऑलमोस्ट 7, 7.5 साल के अंदर डबल होंगे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसी है। इसमें पैसे अगर कंपाउंडिंग आप लगाते हैं तो इसी रेट से आपके पैसे डबल हो सकते हैं। तो कहते हैं, यार ये तो बहुत कम है, मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पर 3 महीने में पैसे डबल कर सकता हूँ। मैं अगर कोई भी चीज़ लेता हूँ, उसको सेल करता हूँ, तो प्रॉपरली अगर मैं काम करूँ तो ये पैसे तो 3 महीने में डबल हो जाते हैं। मैंने कहा, यार अगर ऐसा है तो फिर आप कभी भी इस डोमेन में आ ही नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट के डोमेन के अंदर, क्योंकि फिर आपको बिजनेस का पता है कि आप कैसे कर रहे हैं, एंड दिस इज़ गुड फॉर यू अगर आप इस तरह से कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं, और अभी आप किस पोजीशन पर हैं, और आप क्यों बेहतर नहीं हो पा रहे उसके बाद। मतलब आप सोच रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी वीडियोस देख रही है, तो कोई वजह ही है आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अदरवाइज आपको क्या ज़रूरत है कि आप अगर 3 महीने में पैसे डबल कर रहे हैं, तो इमेजिन करें आप 3 महीने छोड़ें, आप सिर्फ 1 साल में पैसे डबल कर लें। आप जो भी आप काम करते हैं उसको 1 साल में डबल कर लें, यानी कि 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 2 लाख रुपए कर लेंगे 1 साल के अंदर, और उसके अगले साल 4 लाख हो जाएंगे, और उससे अगले साल 8 लाख हो जाएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कहते हैं, हाँ मतलब ये हो सकता है बहुत आराम से। मैंने कहा, अगर ये हो सकता है ना, तो इमेजिन करें, मैं आपको पाकिस्तानी रुपी टर्म के अंदर बात करता हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ। आप 10 लाख रुपए को 10 साल में पता है क्या कितना बना सकते हैं? कहता है, कितने बना सकते हैं? मैंने कहा, आप कंपाउंडिंग सोच भी नहीं सकते कि कंपाउंडिंग कैसे काम कर रही होती है। तो मैंने अभी वो एक, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर मैंने उनके सामने खोला। मैं अभी यहाँ पर भी जो है वो खोलता हूँ ज़रा, और दिखाता हूँ कि उस पर इम्पैक्ट क्या आता है। सो मैंने इस कैलकुलेटर के अंदर, लेट्स से 1 मिलियन, ये डॉलर्स के ऊपर है, लेकिन आप इसको रुपी पे कर लें, जिस भी करेंसी में करना है कर लें। तो डॉलर्स के अंदर लिख दिया मैंने इसके अंदर, लेट्स से 1 मिलियन, सॉरी यस 1 मिलियन, 10 लाख रुपए हैं मेरे पास। और इसको मुझको लेट्स से 90, क्योंकि इस कैलकुलेटर में 100 से ऊपर मैं जा नहीं सकता। यहाँ पर मैं 100 करता हूँ ना तो वो एरर देता है, तो मैं 99 कर देता हूँ। 99% के ऊपर आप उसको ग्रो करते हैं, यानी कि डबल करते हैं, ऑलमोस्ट डबल करते हैं हर साल हर उसको। साल। लेंथ ऑफ टाइम मैंने 10 ईयर्स दे दिया है, ठीक है, और उसको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअल कर दिया। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझको वो जो अमाउंट दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है तकरीबन कोई 1 बिलियन, 1 बिलियन हम्म। रुपीज़, यानी कि अंडर, स्लाइटली अंडर 1000 मिलियन। सो
उनको जब मैंने ये दिखाया तो उन्होंने कहा यार हाँ ये, मैंने कहा अगर आप ऐसा कर सकते हैं और बिजनेस आप लेट्स से पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, और आपको पता है हर 3 महीने बाद आप डबल कर रहे हैं, चलें 3 महीने छोड़ें, हर साल डबल कर रहे हैं, तो आप उस लेवल पे तो होना चाहिए ना जिस लेवल पे ये दिखा रहा है, और आपके पास कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो सोच में पड़ गए थे। मैंने कहा था यार हर चीज़ जो है ना इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं। आपको आप ये थोड़ी कि हर वक्त प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहे होते होंगे, हर वक्त आपको उसी तरह का प्रॉफिट मिल रहा होता है जिस तरह का आप अभी मुझे बता रहे हैं। तो ये चीज़ें, बिजनेसमैन का मसला ये है कि वो अपने बिजनेस को उसी तरह से देख रहा होता है जिस तरह से वो अज्यूम करता है कि हर चीज़ उसी तरह से चलेगी, तो ऐसा नहीं होता। तो नॉर्मल जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हाँ होती हैं उसमें चाहे वो रियल एस्टेट हो जाए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो जाए, तो अगर आप रेंटल की बात करेंगे रियल एस्टेट के अंदर भी, वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट से चल रहा होता है, 5 से 6%। लेट्स से दुबई के अंदर रेंटल यील्ड है। हाँ, उसमें प्रॉपर्टी प्राइस कितनी अप्रिशिएट होती है कितनी नहीं होती है, ये तो आपके ये आपकी बाइंग डिसीजंस है। इसी तरह से स्टॉक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें डबल हो जाती हैं, ट्रिपल हो जाती हैं प्राइस के अंदर। कोई आईपीओ आता है वो आपको डबल ट्रिपल का फ़ायदा देता है, लेकिन वो पैसिव इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, उसके अंदर तो आप बहुत सोच कर कैलकुलेट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके आपको उस तरह के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये था यहाँ पर कहने का कि जो रिटर्न्स आपको पैसिवली मिलते हैं, अगर वो 10% से ऊपर जा रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म पे उसको सस्टेन कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफे की कंपनी भी, बर्कशायर हैथवे, एवरेज जो उनका रिटर्न है वो 20% का है एनुअल बेसिस के ऊपर। सो आप 20% को, जब इतना बड़ा इन्वेस्टर 20% ले रहा है, तो आप कैसे उसको बीट कर सकते हैं? अगेन लॉन्ग टर्म के ऊपर, 1 साल के ऊपर हो सकता है आपका डबल हो जाए पैसे। मेरे अपने पाकिस्तान स्टॉक्स के जो पोर्टफोलियो है वो डबल हुआ है। यूएस के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी डबल तो नहीं, लेकिन लेट्स से 50% इंक्रीज हुआ है पिछले 1 साल के अंदर। सो ये तो आप 1 साल हो गया, अगले साल हो सकता है ना हो। सो ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। और दूसरा ये कि वो लिपस्टिक वाली जो बात हो रही थी, वो पता नहीं, मैंने वैसे ही पढ़ रहा था, वो तो मैंने ऐसी दिमाग में आया, मैंने कहा ये कहना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि रिसेशंस कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा बैरोमीटर है जो कि आई थिंक फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए थे लास्ट 2008 के अंदर, उसके अंदर ये सामने आया था कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसका नॉर्मली हम ये समझते हैं कि लेट्स से अगर ड्यूरिंग रिसेशन इनकी सेल्स कम हो जानी चाहिए, ये सेल्स बढ़ गई थी ड्यूरिंग दैट टाइम। और वो क्यों बढ़ी थी? क्योंकि लोगों ने फिर ये कहा कि यार जब आप इस तरह की हाई एलीट क्लास के अंदर बात करते हैं, तो उनके भी तो, वो भी तो इम्पैक्ट करते हैं रिसेशन से। लेकिन वो इम्पैक्ट करते हैं रिसेशन से, लेट्स से वो फॉरेन ट्रिप्स नहीं लेंगे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेंगे, वो थोड़ा सा अपना कर्टेल करेंगे अपने अपग्रेड, लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। बट उनके पास ये छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, लेट्स से उनकी वाइफ ने कोई पर्स लेना है, कोई वॉलेट लेना है, कुछ उनको कॉस्मेटिक्स लेनी है, तो ये चीज़ें उनके फिर भी रीच में होती हैं। तो इनकी प्राइसेस वहाँ, इनकी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई थी वहाँ पर। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको मैं आगे अगले हम लोग एपिसोड्स के अंदर देखेंगे भी कि अगर कोई इसका कोई इन्होंने फैक्टर बनाया हुआ है, कोई केपीआई बनाई हुई है कि लिपस्टिक ट्रेंड कैसे बन सकता है, अभी आजकल क्या चल रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ किया था, मैं अभी इस पॉडकास्ट से पहले ही थोड़ा सा मैं देख रहा था, लेकिन अभी तक उसको मैंने पूरी तरह से उसका ट्रेंड नहीं देखा था कि कोई इस तरह का ट्रेंड है कि आजकल क्या कॉस्मेटिक का वो चल रहा है। तो एनीवेज, अभी जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो भाई वो ऑल टाइम हाई चली गई है। हर स्टॉक को देखो वो उसकी वैल्यूज छत से लगी हुई हैं, सिवाय एप्पल के, बाकी सारे तो ऊपर ही गए हैं सारे। तो उसके क्या इंसाइट्स हैं, कुछ हैं वहाँ पर? तुम कनाडा में बैठे हो, नॉर्थ अमेरिका में, तो हाँ क्या स्टेटस है वहाँ पर? स्टॉक मार्केट तो ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई है इस वक्त। और मैं वैल्यूएशन देख रहा था, वैल्यूएशंस भी जो हैं कंपनीज की, जो यानी कि जो बिग मेगा कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी वैल्यूएशन भी जो है वो ऑलमोस्ट पीक लेवल पे हैं। और हम उसको अगर देखते हैं हिस्ट्री में, तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में हमने वो पीक लेवल देखा था 1990s के अंदर, यानी कि .com बबल से पहले। तो यानी कि हम उस लेवल की पीक वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। और जो स्टॉक मार्केट है फ्रॉम ब्रॉड मार्केट परस्पेक्टिव, वो भी ऑल टाइम हाई ही है। और हम ये देख रहे हैं कि इस मोमेंटम के अंदर फेडरल रिजर्व जो है वो नेक्स्ट वीक रेट कट करने जा रहा है, यानी कि प्रीटी मच 80% तक जो है एक्सपेक्टेशन है कि फेडरल रिजर्व जो है रेट कट करेगा। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि रेट कट हमेशा से जो है ना, जो रिस्क एसेट्स होते हैं उनको बूस्ट करता है, जिसमें ऑफ कोर्स आपकी जो स्टॉक्स हैं नैस्डैक के ख़ास तौर पे, इसके अलावा जो क्रिप्टो की जो इक्विटीज़ हैं, वो उसको बूस्ट मिलता है रेट कट की वजह से। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारे पास पिछले 2-3 हफ्ते से चल रही है कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा। हाँ, मेन वजह इसकी ये है कि अभी रिसेंटली जो है ना, जो जॉब नंबर्स हैं वो काफ़ी वीक आए हैं। और ना सिर्फ वीक आए हैं, बल्कि जो उन्होंने पिछले नंबर्स उन्होंने जो शो किए थे लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी,
वो उन्होंने रिवाइज डाउन किए हैं। यानी कि बाइडन की जब गवर्नमेंट थी लास्ट ईयर, उस वक्त भी जो उन्होंने नंबर्स शो किए थे उसको उन्होंने बाद में रिवाइज डाउन किया। फिर इसके अलावा जो अभी रिसेंटली जो नंबर्स आए थे उनको भी इन्होंने शो करने के बाद दोबारा रिवाइज डाउन किया है। तो दैट मीन्स कि जो लेबर मार्केट है वो वीक थी ऑलरेडी, जो कि हमें इनकरेक्ट नंबर्स दिखाए गए थे लास्ट टाइम। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी आया है वो ऑलमोस्ट 4.3% पे चले गया है, जो कि ज़्यादा है पिछली रीडिंग से। 4.3%, लास्ट टाइम जुलाई में 4.2 था। तो हाँ, ये चीज़ 4.2 बता रही है कि जो ये अभी, स्क्रीन मैंने स्क्रीन शेयर की है इसके अंदर। हाँ एग्जैक्टली तो आप देख सकते हाँ, हैं कि जो अगर आप ट्रेंड देखें ना उसका ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 3 इयर्स, तो आपको नजर आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुअली जो है वो ऊपर जा रही है। तो अच्छा, जो फिर लेबर मैंने इसको मार्केट है थोड़ा सा ना, पीछे भी जाके देखा ना, 5 ईयर्स के हम्म, ऊपर देखा तो वो तो एकदम से नीचे गया था, फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ है। लेकिन हम इसको होलिस्टिक लेवल पे देखना चाहिए। तो 10 ईयर्स को देखें अगर, तो ये किस तरह से हाँ नीचे जा रहा था जॉब नंबर्स। और इसको अगर हम इंटरेस्ट रेट डाल लें इसके अंदर, अभी डाले हुए नहीं है मैंने, लेकिन अगर डाल लें तो वो भी नज़र आएगा कि जैसे जैसे ये वैल्यू नीचे जा रही थी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, सॉरी कट हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि अब एक कोविड का स्पाइक आई थी और उसके बाद ये दोबारा से नीचे जा रहा था, तो इंटरेस्ट रेट हल्के हल्के करके उन्होंने भी नीचे लेकर आए थे। बट यहाँ पर अगेन अब जब ऊपर जाना शुरू हुआ है तो फिर उसको इंटरेस्ट रेट्स कट करने की सिनेरियो बन सकता है। बिल्कुल। और मेन चीज़ लेबर मार्केट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो आपको बता रही है कि जो इकॉनमी की जो रियल हेल्थ है वो कैसी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी इकॉनमी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो बेसिकली फाइनेंशियल इकॉनमी है जिसमें ऑफ कोर्स पूरी दुनिया से पैसा आ रहा है। लेकिन जो लेबर मार्केट है वो आपकी जो डोमेस्टिक इकॉनमी है उसको बताती है। तो लेबर मार्केट का वीक होने का मतलब यही है कि जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो जो है स्ट्रगल कर रहा है। ऑफ कोर्स उनकी जो जो परचेसिंग पावर है वो स्लो हो रही है। दैट मीन्स के जो जो मोमेंटम है वो वीक हो रहा है इकॉनमी के हवाले से। तो फेडरल रिजर्व का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि जो लेबर मार्केट इतनी वीक हो रही है तो उनको जो है ना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन रिलैक्स करनी पड़ेंगी, जिसमें ऑफकोर्स रेट कट करना एक एक फैक्टर है। तो उसी वजह से प्रीटी मच एक्सपेक्टेड है कि ये काम होगा। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो इन्फ्लेशन नंबर्स आई थी लास्ट वीक वो भी हाई आई हैं। यानी कि जो कोर सीपीआई जिसको हम कहते हैं कि इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो 3.1% है यूएस में। और जो कि जो उनका प्रेफर्ड जो उनका लेवल है 2%, उससे कहीं ऊपर है। और हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली यानी कि लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 3 और के आसपास ही होवर करता रहा है। तो वो जो आर्टिकल तुमने मुझे भेजा था उसमें यही उन्होंने बयान किया है कि 2% जो था एक रिक्वायर्ड लेवल था थियोरेटिकल, लेकिन अब लगता है कि 2% जो है वो 3% बन जाएगा। यानी कि जो उनका बेस लाइन है वो अब शायद 2% से बढ़ के 3% हो जाए, क्योंकि उन्होंने कितनी कोशिश कर ली लेकिन इन्फ्लेशन 3 से नीचे नहीं आ पा रहा। और जब इस वक्त जब वो रेट कट करने की कंडीशन में आ रहे हैं, दैट मीन्स इन्फ्लेशन विल लाइकली गो अप एज वेल। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है कि इन्फ्लेशन भी हाई है, स्टॉक मार्केट भी हाई है, और इस पूरे डायनेमिक्स के अंदर फेडरल रिजर्व रेट कट करने जा रहा है। दैट विल लाइकली टू बूस्ट द इन्फ्लेशन एज वेल एज स्टॉक मार्केट। तो ये अगले 1-2 महीने में हमें नज़र आएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है इस हवाले से। बिल्कुल, ये मैं अभी बल्कि इनफैक्ट इसको दोबारा से मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, जिसके अंदर वो जो इसके इंटरेस्ट रेट्स उसके साथ नज़र आएँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ। तो 5 ईयर्स के ऊपर देखें तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये नीचे जा तो रहा था, लेकिन दोबारा से ये अपटिक की तरफ ऊपर जा रहा है। और ये बिल्कुल कॉन्ट्रैरी है कि आप इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करने के टाइम जब आप इसको इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही होती है तो वहाँ पर कम करने की बात होती है इंटरेस्ट रेट्स। एग्जैक्टली। बट यहाँ पर इन्फ्लेशन दोबारा से ऊपर जाने की बात हुई है। और वही बात है, स्टैंडर्ड्स को मैनिपुलेट करना और नंबर्स को मैनिपुलेट करना ही इवेंचुअली रह जाता है। तो जो 2% था वो उसकी भी कोई उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि 2% कहाँ से आया था, कि हाँ इन्फ्लेशन हाँ, का जो टारगेट है वो ये 2% भी क्यों बड़ी रहा मज़े था। की बात है। हाँ। इसमें मेरे ख्याल में 1990s के अंदर सेंट्रल बैंक्स के पास इस तरह का कोई टारगेट नहीं था पहले। तो हम्म। न्यूजीलैंड का सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर था उस वक्त, उससे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि भाई आप क्या टारगेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए। तो उसने ऐसी रैंडमली एक नंबर फेंक दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2% होना चाहिए। तो बस उसी को जो है ना स्टैंडर्ड बना लिया पूरी दुनिया में कि हर कोई जो है 2% को जो है वो टारगेट करता है। लेकिन इसके पीछे कोई मैथमेटिकल एल्गोरिथम या कोई एनालिसिस वगैरह नहीं है। वो एक अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें नज़र आ जाएगा कि वो एक रैंडमली सेंट्रल बैंकर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था 2%, और उसके बाद से सब ने उसको जो है ना हाँ। बाइबल के तौर पे मान लिया है, और वो उसी को जो है टारगेट करते रहते हैं।
तो हाँ दैट इज़ द फनी सिनेरियो अबाउट हाँ 2% तो इन्फ्लेशन अब उसको टारगेट। 2% से वो 3% कह देंगे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली। हाँ वो मोमेंटम रखना है। जॉब्स की तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब हाँ। इन्फ्लेशन से ज़्यादा मेरे ख्याल से जॉब्स की इंपॉर्टेंस है। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रिसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रिसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर कि एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बिल्कुल। जो लेबर मार्केट है ना, वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो आपकी जो रियल इकोनॉमी है उसकी हेल्थ बता रही है कि अगर लेबर मार्केट स्ट्रगल कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जॉब्स उस तरह से नहीं आ रही जिस हिसाब से पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑफ कोर्स दैट मीन्स कि लोगों की जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है। तो वो फिर रिफ्लेक्ट करता है रियल इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए वही है कि लेबर मार्केट उनको सस्टेन रखनी है। अगर वो बिगड़ रही है, दैट मीन्स दे हैव टू डू समथिंग टू स्टिमुलेट दैट। और वैसे देखा जाए तो जो 2% का टारगेट है वो भी ठीक नहीं है। यानी कि अगर आप कंज्यूमर के लेंस से देखते हैं, दैट मीन्स कि 2% भी जो है वो आपके फेवर में नहीं है। यानी कि अगर आप जो भी अर्न करते हैं, दैट मीन्स गारंटी 2% आप लूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म इन्फ्लेशन। यानी कि मिनिमम वो तो 2%। हाँ, हम्म तो वो 2% भी आपके आपके फेवर में नहीं है। तो लेट अलोन 3% और 4% इन्फ्लेशन टारगेट। तो ये सब बात समझने की है कि जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि इन्फ्लेशन अगर 2% भी हो तब भी यू आर लूजिंग मनी ऑन 2% ऑन ईयरली बेसिस। और अगर आप इसको कंपाउंड करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 10 ईयर्स 15 ईयर्स ठीक ठाक आपकी जो परचेसिंग पावर है वो लूज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ हम्म। इन्फ्लेशन। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जानता हूँ जो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पैसे सही हैं, सैलरीज अच्छी हैं, बट इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है और ना ही कोई एसेट बनाते हैं। मतलब उनके अपने रीजंस होते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें मैं यूएई में हूँ ना यहाँ पर, तो कुछ लोगों से बात होती है तो कहते हैं नहीं यार हमें पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, वहाँ पर लेट्स से प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं तो वो तो करना ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ नहीं करना, स्टॉक्स में ही कर लें, स्टॉक्स में तो ऐसे स्कैम नहीं होते। तो कहते हैं स्टॉक्स हमें समझ नहीं आते तो हमें करना नहीं है वो। मैंने कहा ठीक है, वो नहीं करना तो आप यहाँ पर यूएई में कुछ कर लें। तो यूएई में कहते हैं कि नहीं यार वो प्रॉपर्टी यहाँ पर पता नहीं ऊपर नीचे होती है तो यहाँ पर भी नहीं करना। मैंने कहा अच्छा चलें, फिर वो भी नहीं करना तो गोल्ड में ही कर लें। कह रहे हैं हाँ गोल्ड में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट पैसे हमारे पास वैसे ही रखे मैं बैंक अकाउंट के अंदर। अच्छा वो माशाल्लाह से वो इंटरेस्ट वगैरह से भी दूर रहते हैं। तो करंट अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं। पिछले आई थिंक 15 साल से कोई ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की सिवाय गोल्ड के। और हर ऑफ कोर्स ज़कात भी देनी पड़ती है और इन्फ्लेशन तो है ही। तो आप जो है ना 2.5% की ज़कात दें गोल्ड के ऊपर, कैश के ऊपर, प्लस ये कि आपको इन्फ्लेशन की वैसी गवर्नमेंट्स को देने पैसे इन्फ्लेशन की फॉर्म में। तो पिछले 10 साल के अंदर किसी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की भी, पैसे रखे हुए, इवन गोल्ड नहीं खरीदा हुआ, तो इमेजिन कर सकते हैं कि आपने अपने साथ कितनी बड़ी डिसर्विस की, अपनी फैमिली के साथ कितनी डिसर्विस की है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिल्कुल। है उस चीज़ और का। लोगों को इस बारे में अंदाज़ा नहीं होता। मेरा बल्कि एक बहुत पर्सनल सा वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, एनईडी का ही ग्रेजुएट है और वो यूके में होता है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ अर्से पहले उसको मेरे पास फ़ोन आया। तो वो मेरी वीडियोस उसने देखी होंगी, तो वो मुझसे पूछना चाहता है कि यार इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो वो खुद बता रहा था कि यार मेरे पास इतने अरसे से जो है ना कैश पड़ा हुआ था और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे कई लोग बोलते थे यार तुम बिटकॉइन ख़रीद लो या तुम ये कर लो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। वो पिछले कितने सालों से वो कैश बैंक में ऐसे ही रखा हुआ है करंट अकाउंट के अंदर। तो वही हम बात कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि आप अगर आप कुछ भी ना करें, आप इन्फ्लेशन की मद में जो है मिनिमम 2% ऑन एनुअल बेसिस आप लूज़ कर रहे हैं।
और वो और जो अगर आप पीछे इसको टाइम कंपाउंड गुजरा है करते जिसके हैं लेट्स अंदर से 5 सात इयर्स के सात ऊपर या परसेंट 10 छः इयर्स के परसेंट भी ऊपर, चल। हाँ हाँ। एग्जैक्टली तो अगर आप इसको हम्म, कंपाउंड करते हैं तो फिर तो आप ठीक ठाक आपकी परचेसिंग पावर जो है लूज़ हो रही है, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं हाँ। होता इस बारे में। बिल्कुल आपके पैसे आधे हो गए ना। आप फिर कोई एसेट हम्म लेने जाते हैं तो आपको वही वही एसेट उसी तरह से एक्सपेंस। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे, तो वो कहते हैं यार हमने घर बेच के एक काम करते हैं, घर बेच दिया है, अब हमने जो है ना 10 करोड़ रुपए हमने डाल दिए हैं वो बैंक अकाउंट के अंदर, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। अब वो मुझे कैलकुलेशन ओवर द माइंड मुझे याद नहीं आ रही है, बट मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखें आपने घर बेच दिया विच इज़ फाइन, कि आपको बड़ा घर नहीं चाहिए था, आपको कैश फ्लो चाहिए था, आपको यू वर इंटरेस्टेड इन दैट। बट अब आप ये सोचें कि वो जो 10 करोड़ का घर बेचा था आपने, अब अगर मार्केट बेहतर हो जाती है पाकिस्तान की रियल एस्टेट की, तो इवेंचुअली वो जो एसेट था अब दोबारा आप 10 करोड़ का नहीं खरीद सकते। आपने जो इंटरेस्ट उस पर लेना शुरू कर दिया है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो ये तो नहीं है कि आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने तो उसको कंज्यूम करने के लिए यूज़ किया है। तो वो आप कंज्यूम करते रहेंगे और वो जो घर था उसकी वैल्यू अब आप दोबारा से बैंक से वो पैसे निकालेंगे और 10 करोड़ रुपए का घर लेने जाएंगे, तो प्रॉबली अगर मार्केट अच्छी हो जाएगी तो वो आप दोबारा से नहीं खरीद सकते उन पैसों हम्म में। तो ये तो हम 1 साल के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी को 10 साल के ऊपर लेके चले जाएं तो फिर तो कैश की वैल्यू तो कुछ भी नहीं रहेगी। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर डिवैल्यूएशन वैसे ही ज़्यादा है, तो आप अगर इंटरेस्ट को कंप्लीटली कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो वो तो फिर आपका सारा सब कुछ इरोड हो जाएगा। ये इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर आप उसको बिल्कुल, करंट अकाउंट में रखते हैं फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया फिर ना, तो फिर तो आप जो उसकी बिल्कुल ही गए कंपाउंडिंग ना। होगी फिर तो आप गए हाँ उसके अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल। सो गोल्ड उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने स्टॉक मार्केट को उसमें कवर ऑलमोस्ट पूरा कर लिया या अभी कुछ कुछ रह गया उसके अंदर? इसमें एक चीज़ बस ये कहूँगा कि रिसेंटली जो कुछ स्टॉक्स उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई है, जिसमें ओरेकल का स्टॉक खास तौर पे शामिल है। 40% ओवरनाइट चले गया था ऊपर वो। और हम्म। जो क्वांटम कंप्यूटिंग के स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आया है अभी लास्ट वीक। आई थिंक एक एक दिन के अंदर जो है 15 to 20% उसने ग्रोथ दिखाई है। तो अब यही होता है कि इस तरह के इन्वायरमेंट में जबकि इतना हिस्टीरिया है, इतना यूफोरिया है मार्केट के अंदर और रेट कट होने वाला है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो कि अब नेक्स्ट वीक होगा क्या जब रेट कट हो जाएगा। या मेरे ख्याल तो से बाय कुछ द नहीं न्यूज़ होगा ये। और हाँ हाँ, बाइंग द न्यूज़ सेल द रूमर्स, वो यही वाला हाँ वही सिनेरियो वाली है। सीन होगा। हाँ हम्म। अगर हाँ, अगर वो नहीं करते फॉर एनी रीजन फिर एक मसला हो हाँ सकता है, फिर बड़ी फिर डिप आ फिर सकती मार्केट ने ठीक ठाक डिप लेना है अगर नहीं होता तो। है। हाँ। तो इट डिपेंड्स, अपने हम्म अपने अकाउंट में पैसे रख लें, हो सकता है कुछ बढ़ जाए, या फिर हाँ अभी निकाल लें। मतलब ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं तो खैर इन एनी केस बाइंग कर हाँ रहा होता हूँ तो मुझे वो इतना वो मसला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर रेट कट नहीं होते तो ये इट कैन बी अ डिजास्टर फॉर स्टॉक मार्केट फॉर शॉर्ट बिल्कुल टर्म। सही। बिल्कुल। और गोल्ड की क्या स्टेटस है यार? गोल्ड भी ऑल टाइम हाई कर, हर एसेट क्लास ऑल टाइम हाई कर रहा है सिवाय बिटकॉइन के मेरे ख्याल से, लेकिन गोल्ड हम्म जो है वो अपनी जगह पर हाई के हाई, न्यू हाईज बना रहा है। गोल्ड की सिनेरियो इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि गोल्ड की जो नेट बाइंग हो रही है ना वो हो रही है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर बाय नहीं कर रहा गोल्ड, गोल्ड बाय कर रहा है सेंट्रल बैंक्स, यानी कि जो दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं जिसमें चाइना मेनली शामिल है। चाइना है, टर्की है, फिर इसके अलावा जो दूसरे मुल्क है जैसे इंडिया भी शामिल है। तो वो अपनी अपनी होल्डिंग्स जो है ना अब वो गोल्ड में स्टोर कर रहे हैं। यानी कि एक मैंने चार्ट अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कि 1996 के बाद से इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स की जो बैलेंस शीट है उस पर गोल्ड की जो क्वांटिटी है परसेंटेज वाइज वो यूएस ट्रेजरी से बढ़ गई है। यानी कि हिस्टोरिकली यूएस ट्रेजरीज वाज दी अल्टीमेट रिजर्व फॉर सेंट्रल बैंक्स टू स्टोर ऑन ऑन देयर सरप्लस। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो गोल्ड की जो परसेंटेज है जो उन्होंने एलोकेट की है वो अब यूएस ट्रेजरीज से सरपास कर रही है। दैट मीन्स उनका जो कॉन्फिडेंस है यूएस ट्रेजरीज के ऊपर वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में बाइंग हो रही है। तो गोल्ड का जो इस दफ़ा मोमेंटम है ना वो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रहा है, रिटेल की तरफ से नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ा एक यूनिक सा सिनारियो है। लेकिन सिल्वर बहुत ऊपर जा रहा है अभी रिसेंटली। यानी कि अगर हम ईयर टू डेट निकालते हैं ग्रोथ जिसमें सिल्वर की जो परसेंटेज है वो गोल्ड से ऊपर जा रही है। तो दैट्स अच्छा। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि सिल्वर जिसको कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन इस साल हम्म। सिल्वर जो है वो भी ऊपर जा रहा है। तो हाँ, मैंने मेरे ट्रैक ख्याल किया में सिल्वर को फिर। डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा सा अपना हिस्सा जो है अपने जो पोर्टफोलियो का वो गोल्ड में पार्क करें, क्योंकि गोल्ड इज़ लाइक अल्टीमेट हेज अगेंस्ट द सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम की बात करें ना, जो फियाट सिस्टम है उसको उस अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो गोल्ड में आप बाय करें या फिर आप बिटकॉइन बाय करें। तो ये दो सिनेरियोज जो हैं वो आपकी डिवर्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। नहीं, गोल्ड एक अच्छी एसेट क्लास है जिसको मतलब मैं तो इतना ज़्यादा उसमें एक्सपोजर इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी घर में ज्वेलरी की फॉर्मेट के अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है। प्लस ये कि उसके अंदर जो पॉइंट है, अच्छा गोल्ड एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि कैश फ्लो इज़ रियल किंग। जब आपको नज़र आता है कि पैसे आ रहे हैं आपके पास,
बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, बट प्लॉट्स की फॉर्मेट में होते हैं, घरों की फॉर्मेट में होते हैं जिससे थोड़ा बहुत रेंट आ रहा होता है, या फिर लेट्स से गोल्ड की फॉर्मेट में होते हैं। उनकी अगर वो जॉब करते हैं तो वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें जॉब छोड़नी है, वो यही सोचते हैं कि हमें जो है ना ये पैसे हमारे पास मौजूद हैं, बस दे आर हैप्पी इन देयर हार्ट। लेकिन जब आपके पास कैश फ्लो आना शुरू होता है ना किसी भी एसेट क्लास से, तो वो आपको आपकी जो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ना शुरू होता है। आपके पास रेंटल इनकम आ जाए, आपके पास स्टॉक्स डिविडेंड्स आ जाएं, या लेट्स से आपके पास बॉन्ड के थ्रू कुछ प्रॉफिट्स आ जाएं, इंटरेस्ट आ जाए, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ के वो कहते हैं यार चलो मेरी ये इनकम इतनी है तो कम से कम 30% मेरी इनकम इससे भी ऑगमेंट हो रही है, या लेट्स से 40% हो रही है, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। बट गोल्ड आपके पास हाथ में रहेगा, आप उससे कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये रहेगा कि हाँ मेरे पास पैसे तो हैं, या लेट्स से मेरे पास हाँ एसेट तो है, लेकिन उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है आपको, वो इंडिपेंडेंस के अंदर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। गोल्ड को मैं हमेशा देखता हूँ कि वो एज ए इंश्योरेंस के तौर पे काम करता है आपके लिए, यानी कि आप अपने जो भी पोर्टफोलियो है, अगर आपने सारी की सारी वेल्थ आपने इस फाइनेंशियल सिस्टम में रखी हुई है, तो वो एक तरह का रिस्क है। तो उस हम्म। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है ना वो गोल्ड में रखते हैं, ताकि अगर सिस्टम में कुछ होता है, कोई कोलैप्स करता है, कोई रिसेशन आता है, कोई डिप्रेशन आता है, तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग दैट आई कैन हैंग ऑन टू इट। बाज़ औक़ात ये हम्म। भी होता है कि जैसे लेबनान में हुआ है या टर्की में हुआ है कि बैंक्स बंद हो गए थे, लोगों के पास एक्सेस नहीं था बैंक्स में अपने डिपॉजिट निकालने का। तो उस सिनेरियो में आप हम्म। क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी एसेट ऐसा हो जो सिस्टम से बाहर हो, जिसमें गोल्ड हम्म। एक बहुत ज़बरदस्त एसेट है, या बिटकॉइन जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती ना। तो लोग इसलिए गोल्ड को कंसिडर करते हैं कि एज ए इंश्योरेंस, कि अगर सिस्टम में कोई मेजर क्रैकडाउन होता है, कोई बैंक्स पे जो है ना आपके बैंक्स कोलैप हो जाते हैं, अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जैसे टर्की में हो चुका है, लबनान में हो चुका है, कि आपके बैंक्स बंद हो जाते हैं, कि आपको बैंक्स एक्सेस नहीं देता अपना डिपॉजिट निकालने के लिए, या देता भी है तो बहुत मिनिमम लिमिट देता है कि भाई आप $100 निकाल सकते हैं पर वीक। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपका सारा का सारा पैसा तो उसमें पड़ा पड़ा वो हुआ है। ग्रीस में भी हुआ है, बड़े बड़े मुल्कों में हुआ है एग्जैक्टली हो ये चुका है ये, मसला। तो ये कोई बहुत मैं डिस्टेंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो उस हम्म। केस में आप थोड़ा सा जो है ना अपना पोर्टफोलियो बाहर रखें सिस्टम में, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, जिसमें ऑफकोर्स हम्म। गोल्ड और बिटकॉइन ये दो ऐसी चीज़ें हैं, या इथेरियम भी रहता है, जो दूसरे क्रिप्टो एसेट्स हैं वो सिस्टम से बाहर हैं। तो वो आप एज ए रिस्क हेज के तौर पे उसको रखें, ताकि कल को अगर कुछ ऐसा होता भी है, दैन यू हैव समथिंग दैट यू हैव योर कंट्रोल ऑन। अच्छा, ये बिटकॉइन और इसका हेज तो है, वो गोल्ड भी है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है क्रिप्टो के अंदर तो वो लोग जो हैं उसको यूजुअली एक्सचेंज की बात करते हैं। और मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और तमीज़ के लोग जिनको पता भी है उनके साथ भी बात करता हूँ ना, तो उनके भी कोई हार्ड वॉलेट्स नहीं होते, उनके भी एक्सचेंज पे रखे होते हैं। और एक्सचेंज पे रखने का मतलब तो आप इवन यू आर अनसेफ कंपेयर टू इवन स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर तो दो एटलीस्ट, चलो अगर फर्ज करें आपको डर है गवर्नमेंट का, तो ठीक है, फिर आपके साथ कुछ वहाँ पर मसला हो सकता है, स्टॉक्स के साथ वो सीज हो सकते हैं, आपका अकाउंट बंद हो और सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर आपका एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है तो वो तो डबल वैमी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको बिल्कुल एक्सेस कर ही सकती है। क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा है कुछ यूट्यूबर्स अभी रिसेंटली उनका उनका एक्सचेंज तो एक्सेस हो गया, कोई मसला ही नहीं था उनके लिए, उनको पता है कि क्या क्या उसमें रखा हुआ है, और वो वहाँ पर एग्जैक्टली। ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं। बट अगर आपका एक्सचेंज डूब जाए, जो कि पहले हो चुका है, एफटीएक्स के साथ हो चुका है, और भी डिफरेंट कई कंपनीज बार हो हैं, चुका है। तो वो एक हाँ अलग मसला है, वो इंश्योर्ड भी नहीं होगा, तो वो डबल वैमी होगी। तो हाँ उसको भी समझना चाहिए, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या है उस चीज़ की, हाँ। पीछे किस तरह असल से में उसको क्रिप्टो में चला भी रहे जो है हैं। ना दो तरह के लोग होते हैं ना, एक तो वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, तो उनको तो रखना अपना जो भी पोर्टफोलियो एक्सचेंज पे रखना है, क्योंकि वो बार बार तो वॉलेट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे ना। लेकिन हम्म। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ एज ए सेफ्टी के तौर पे क्रिप्टो में पैसे बाहर करने हैं। तो उनके लिए ऑफ कोर्स ये करना इजी है कि वो जो भी इन्होंने क्रिप्टो हम्म। के कॉइन्स खरीदे हुए हैं वो उसको हार्ड वॉलेट में कन्वर्ट करके उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट करते हैं सिस्टम से, क्योंकि उनको हम्म। बार बार तो उसको ट्रेड नहीं करना। तो वो हम्म। मेक सेंस करता है कि आप जो है हार्ड वॉलेट पे लेके चले हैं और जो है कम्प्लीटली ऑफलाइन। लेकिन जो लोग डेली की बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है कि उनको फिर उसको एक्सचेंज पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार वो वैलेट अपने वॉलेट को कनेक्ट करें, ट्रांसफ़र करें, तो इतना वो ईजी नहीं होता। हाँ सही है। अच्छा, मैं ऑयल को भी देख रहा था, तो उसमें क्या सिनेरियो चल रहा है अभी? अभी रिसेंटली भी यहाँ पर हाँ, मसले हुए थे मिडल ईस्ट के अंदर भी, तो उसके बाद ऑयल की क्या उस पे सिचुएशन ऑयल है? ऊपर गया नहीं। हाँ, मैं देख रहा था कि जब अटैक हुआ है कतर पे, कतर। तो मैंने इमीडिएटली ऑयल की प्राइस चेक की, तो ऑयल की प्राइस पे इतनी मूवमेंट आई नहीं थी, जो कि हम्म। काफ़ी हैरत वाली बात है। और ऑयल हम देख रहे हैं कि इस पूरे सिनेरियो में वीक हुआ है काफ़ी, जब तक ये सब चीज़ें ऊपर जा रही हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई है, बिटकॉइन भी और क्रिप्टो भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है, लेकिन ऑयल जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा।
उसकी मेरे ख्याल में वजह यह है कि एक तो ओवर सप्लाई है ओपेक की तरफ से, ओपेक अपनी प्रोडक्शन जो है बढ़ा रहा है, और फिर जो ग्लोबल इकॉनमी में जो सिचुएशन चल रही है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट, वो वीक हो रही है। चाइना में स्लो डाउन आया हुआ है, तो चाइना ऑफ कोर्स एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो जो ऑयल की जो कंजम्पशन है फ्रॉम अ ग्लोबल इंडस्ट्रियल लेंस वो कम हो रही है। तो वो इट्सेल्फ बता रहा है कि ग्लोबल इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, और फिर डॉलर वीक हो रहा है। डॉलर वीक हो रहा है तो ऑफ कोर्स की वजह से जो है वो कमोडिटीज़ भी जो है इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अगर डॉलर दोबारा से स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ये कमोडिटीज़ भी एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें ऑफ कोर्स ऑयल भी शामिल है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ऑयल की वीकनेस यही बता रही है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है वो स्लो डाउन हो रही है। अच्छा, ये ऑयल क्योंकि हर जगह पे इम्पैक्ट करता है, चाहे पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क हो, तो यूएस को तो इम्पैक्ट करता ही है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो इससे इन्फ्लेशन भी इम्प्रूव होगी जब ऑयल प्राइस नीचे जा रही है, तो ये भी बिल्कुल एक फैक्टर होगा इंटरेस्ट रेट को जब कट डाउन करते हैं तो उसको कंसिडर करने में। ठीक है, इन्फ्लेशन ऊपर तो जा रही है, बट हम्म क्योंकि ऑयल प्राइसेस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर, तो अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड्स हैं तो हो सकता है उसको भी कंसिडर करते हुए उसको वो रेट कट करें उसकी बेसिस के ऊपर। बिल्कुल। सो ऑयल का ऑफ कोर्स एक हैवी कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, तो वो तो ऑफ कोर्स नीचे जाएगा। लेकिन जो आई थिंक इन्फ्लेशन में जो मेजर फैक्टर है ना, वो बेसिकली है एक तो लिविंग कॉस्ट यानी कि रेंटल कॉस्ट, और फिर ऑफ कोर्स फूड प्राइसेस जो हैं वो प्रीटी मच एवरीवेयर जो है एक्सपेंसिव हो रही हैं। तो ये दो मेजर कंपोनेंट जिसकी वजह से जो है हाँ, लेकिन वो इन्फ्लेशन ऊपर आई वो है। फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो आपकी फूड प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट करती है ना, क्योंकि वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो भी हाँ यूज़ होता है जब हाँ, उसका मतलब कुछ ऑयल एक्सटेंड हर होता है, चीज़ पे हाँ। इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट हर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो आपकी पावर जनरेशन भी उसी से लिंक्ड है। अगर वो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो पावर प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस हाँ ऊपर जाती हैं। इसी तरह से वो बाकी जगहों पर भी इम्पैक्ट करता है। तो ऑयल प्राइसेस अगर नीचे जा रही हैं तो इट इज़ अ गुड साइन, मतलब एटलीस्ट फॉर इन्फ्लेशन। अब वो इन्फ्लेशन यूएस में वैसे ही ऊपर जा रही है, तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं फिर भी वो ऊपर जा रही है, तो वो एक अलग सिनेरियो बन रहा है। हाँ बट क्योंकि उसमें और फैक्टर्स भी हाँ, क्योंकि सीपीआई और बकेट में फैक्टर्स भी बहुत आ रहे सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर ऑयल इसको ऑफसेट कर रहा है तो दूसरी चीज़ें फिर जो है ना वो बढ़ रही हैं। तो हैं। ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर जो सीपीआई वो तो हाई है। और क्योंकि अगर जैसे आपकी फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं या आपकी जो रेंटल या जो मोर्गेज प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन ऑयल इसको ऑफसेट कर रहा होगा कुछ कुछ परसेंटेज के कुछ ऊपर, परसेंटेज लेकिन है, हाँ। ओवरऑल नेट बेसिस पे तो सीपीआई ऊपर ही है ना। तो सही। तो ऑफ कोर्स ऑयल के कम होने से सीपीआई थोड़ा सा कंट्रोल तो हुआ होगा। अगर ऑयल भी ऊपर होता तो डैट मीन्स ये जो 3.1 का सीपीआई है वो 4 पे पहुंचा हम्म हुआ होता अभी। तो हम्म। ये भी एक पॉइंट है। फिर सही है। चलो यार, ज़बरदस्त। आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग दैट वी एम्ड फॉर, राइट? बिल्कुल हाँ। हम्म। तो अब ये कि सही। नेक्स्ट वीक की जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो उस वक्त फेड का रेट का डिसीजन आ चुका होगा, तो हमारे पास हम्म एक क्लियर पिक्चर होगी कि मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया है। हम्म। तो वी विल हैव मोर न्यूज़ टू शेयर विद यू। और इससे पहले कि हम इसको कंप्लीट करें, प्लीज़ अपना जो कमेंट्स हमें बताइए सेक्शन में डाल के, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और वी विल डेफिनेटली कंसीडर इट नेक्स्ट टाइम। वाली कोई लास्ट थॉट्स बिफोर यू रैप अप? नहीं यार, बस स्टे सेफ, और जो सिचुएशन चल रही है दुनिया की उसमें कीप इन्वेस्टेड, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। जो छोटे जो लेट्स से शॉर्ट टर्म के जो भी टारगेट्स हैं उनको इन्वेस्ट ना करें किसी भी एसेट क्लास के अंदर। उसको आप सेव करके गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अंदर डाल सकते हैं। 3 साल आई वुड से कि अगर आपका कोई भी एक्सपेंस 3 साल के अंदर आना है तो उसको तो स्टॉक मार्केट में इस वक्त बिल्कुल भी ना डालें। लेकिन हाँ, बियॉन्ड 3 ईयर्स आपने फ्यूचर के लिए कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है, तो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, वो फिर आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बगैर इन्वेस्टेड रहने के काम नहीं चलता। इन्फ्लेशन आपके सारे पैसे जो है ना वैसे ही खा लेती है। बिल्कुल। तो चलो, थैंक यू वेरी मच विली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हाफिज़।